शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आइए राजीव जी। नमस्कार, आप सभी का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा जी हमारे बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। साथ में हैं हमारे प्रभारी श्री अतुल लोंढे पाटिल साहब, राजीव अरोड़ा जी, सुदेश जी हैं, अरुण जी हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय आनंद शर्मा जी आपको संबोधित करें। ये सीढ़ी चढ़ के आए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आनंद शर्मा सर जी का संक्षिप्त में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हिंदुस्तान की फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जिसके तहत नीम्स कई सेक्टर्स बने। राजस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, स्पाइसेस पॉलिसी, स्पाइसिक टेक्सटाइल पार्क, ऐसे कई योगदान जब ये यहाँ से राज्यसभा के मेंबर थे, ऐसा कई बड़ा योगदान राजस्थान के लिए भी रहा, हिंदुस्तान के लिए भी। न्यूक्लियर पॉलिसी जो बनी थी, न्यूक्लियर पैक्ट से जो इंडिया में के साथ, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई चीजें शुरुआत के लिए आप जानते हैं हमने जो किया है उसका मार्केटिंग नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते कुछ नहीं लेकिन मार्केटिंग कर देते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन था। बहुत और चीजें हैं और जो जो चीज थी, मैं तो सरप्राइज तब हुआ जब इन्होंने नागपुर के पास उमरेड में एक वही नाम की जगह पर नेम्स दिया था, वो तक उनको याद है। लेकिन जो है एक पॉलिसी अपने कर्तव्य पे चलते रहो, कांग्रेस का कहो मत, यही अंतर इसमें है। तो मैं सर से विनती करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। नमस्कार। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित पाटिल जी ने आपसे बात की। मीडिया विभाग के हमारे चेयरमैन हैं चतुर्वेदी जी, पुराने साथी हमारे वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी हैं, अरुण शर्मा जी हैं, सुदेश हैं, पत्रकार बंधुओं। चुनाव का समय है और चुनाव में हर दल अपनी बात कहता है। राजस्थान में अब चुनाव प्रचार ऊपर उठ रहा है। माहौल में तो नवंबर का महीना दीपावली के बाद ठंडा होता है, चुनावी माहौल गर्म है, प्रचार भी तेज है। तीखी बातें काफी कही जा चुकी हैं और निरंतर आने वाले दिनों में लगता है मानसिकता हमारे विरोधियों की देखते हुए ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों ने भी सुनी है बातें। हर दल को यह अधिकार है अपनी बात कहने का, जो अपनी उपलब्धियां हैं जनता तक पहुंचा, अपनी नीतियां उनसे लोगों को अवगत कराना, विरोधियों की कमी को भी उजागर करना। यही एक समय होता है चुनाव का, चयन का, निर्णय का। निर्णय सही हो उसके लिए ये तमाम बातें बताना जरूरी है। और अगर आप सरकार के अंदर हैं तो आपको अपना लेखा जोखा देना पड़ता है कि हिसाब का वक्त होता है, मतदाता हिसाब मांगता है, मतदाता जवाबदेही भी तय करता है।
भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोधी पक्ष है, उनके पास कई कठिनाई है। हमारी कोई सहानुभूति तो नहीं, ये कोई पीछे बोल रहा है कृपा करके, बिल्कुल बात नहीं, बाहर जाके कर ले। भारतीय जनता पार्टी का यहां पे घर बिखरा हुआ है, घर में काफी मनमुटाव, चुनाव में कोई चेहरा नहीं, अगर चेहरे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं। यहां की जनता को यह नहीं पता कि कल को जो वो दावा करते हैं सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी कौन होगा। खैर वो बुरा दिन आने वाला नहीं है जो हालात है, इसीलिए शायद उन्होंने सोच के, मालूम है कि सरकार नहीं उनकी बननी, इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे की भी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके राष्ट्रीय नेता, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूर्ण अधिकार है अपने दल के पक्ष में बात कहना, पर हर जगह पे जिम्मेवारी स्वयं लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, देश विशाल है, बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कच्छ से लेकर गुवाहाटी और उसके आगे अरुणाचल तक जाता है। कहां कहां संभालोगे, पहले देश को तो संभाल लो। 2014 में जो कह के आए थे, अब 10 साल हो गए। जब सब जगह वोट मांगते हो देश में, सबको, हर विधायक के भी काम आप करेंगे, हर मुख्यमंत्री का काम भी आप करेंगे, नहीं कृपा करें प्रधानमंत्री का काम करें। वो थोड़े जो जुमले कहे थे 15 लाख रुपए देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, तो देश दुनिया का दूसरा खुशहाल देश हो गया होता अगर वो किया गया होता। तो कथनी और करनी में अंतर है, उसको समझना जरूरी है। कांग्रेस ने अगर कुछ कहा है उसको किया प्रतिबद्धता के साथ। कुछ बातें अभी हमारे नौजवान साथी मित्र ने बताई आपको, बतुल ने, और सही कहा, मैं सहमत हूं कि कुछ प्रचार करते, कुछ काम करते, तो राजनीति में कई बार प्रचार भी जरूरी होता है। नहीं कर पाए तो चोट खा गए, वो बिना किए हुए लाभ उठा गए। कुछ वो हमसे सीखे, कुछ सबक इधर भी सिखाए कि अपनी बात कहो। यहां की सरकार के काम के बारे में मेरे कई साथी आपसे पहले बात कर चुके हैं, मेरे सहयोगी केंद्रीय नेतृत्व का जो हिस्सा है वो भी आ चुके हैं। हमने कई बड़े काम किए इस राज्य के अंदर, जो आपको मालूम। सबसे बड़े जो हमने काम किए हैं 5 सालों में, पहले तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर गृहिणियों को, महिलाओं को मिल रहा है। बिजली की 100 यूनिट मुफ्त है, किसान को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त है। फ्री राशन, नौजवानों को चाहे शहर में हो गांव में हो, 125 दिन के काम की गारंटी है मनरेगा में, जो केंद्र की सरकार पूरे देश में 50-51 दिन पे रुकी हुई है। 1000 रुपया पेंशन है। यहां पर मुख्यमंत्री काम धेनु योजना है, चिरंजीवी बीमा योजना है, इसमें 25 लाख रुपए आश्वस्त हैं। पहला राज्य देश के अंदर जिसने स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी रूप में दिया, गारंटी नहीं, कानूनी अधिकार हर राजस्थान के निवासी।
और 25 लाख रुपए उसमें आश्वस्त है बीमा के। उसके साथ साथ 15 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन दिए हैं बच्चियों को। ये कैसे हुए ये काम? कि सरकार ने शासन प्रशासन दोनों को देखा, समाज के हर वर्ग की आवश्यकता को देखा, वो नीतियां बनाई जो संवेदनशीलता प्रतिबिंबित करती हैं कांग्रेस की सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और ये छोटे लोग नहीं, कोई संख्या छोटी नहीं है जिनको इसका जो लाभान्वित है। जो मैंने पेंशन का जिक्र किया, 93 लाख लोगों को पेंशन है। अगर स्वास्थ्य के लिए इतने बड़े काम हो रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो 20,000 करोड़ रुपया बजट में एलोकेटेड है ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए। बच्चों की शिक्षा मुफ्त थी 8वीं तक, अब हम 12वीं तक शिक्षा मुफ्त करेंगे। पहले स्मार्टफोन बच्चियों को दिए थे 15 लाख, अब लैपटॉप मुफ्त देंगे। 500 रुपए जारी रखा जाएगा। अब बीजेपी का क्या है, मैं सारी गारंटी नहीं बता रहा, मुझे सब मालूम है क्योंकि सब कह चुके हैं और आपके पास है। पर अब वो कांग्रेस वाली बात सुन रहे हैं, बीजेपी सुन रही है। पर आपके 50 रुपए काट गए कल कि कांग्रेस 500 रुपए में देती है गैस सिलेंडर 450। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, अगली बार राजस्थान आए, वरना दिल्ली से घोषणा कर दे पूरे देश में कल से 450 रुपए में गैस सिलेंडर। हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। ये राष्ट्र कृतज्ञ हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजस्थान के मतदाता को गुमराह करने के लिए घोषणा पत्र ना निकाल तो कर सकते हैं ना, किसी ने रोका थोड़े। पुरानी पेंशन ये स्कीम पर बीजेपी की चुप्पी क्या कहती है? मतलब ये है अगर बीजेपी यहां पर आएगी क्या क्या चीजें बंद होंगी बताएं। बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्कूल हैं 3600 से ऊपर, वो बढ़ेंगे घटेंगे क्या होगा? जो लाखों कर्मचारी लाभान्वित है ओल्ड पेंशन स्कीम से, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रश्न है बीजेपी से। मौन क्यों है? कांग्रेस ने कहा है कि वो जारी तो रहेगी पर हम कानूनी अधिकार बनाएंगे, कानून लाएंगे उसमें। इस देश में जो नागरिकों का सशक्तिकरण और अधिकार दिए वो कांग्रेस ने दिए। शिक्षा का अधिकार हमने दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हमने दिया, मनरेगा लाके रोजगार का काम का गारंटी का अधिकार हमने दिया। कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए कांग्रेस की सरकार ने इस प्रांत में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सब काम हमने किए। बीजेपी को हमारे कई वायदे याद आए, अब वो भी काउडल की बात कर रहे हैं। 2 रुपए किलो गोभी गोबर लेंगे। तो शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की थी। दूसरे राज्यों में भी उसको हमने कहा जहां पे कांग्रेस जीती, बीजेपी उसको भी याद आया। ये बातें मैं आपके समक्ष रखना जरूरी समझता था कि काम तब संभव होते हैं जब सुचारू रूप से शासन चलता हो, राजस्व बढ़ता हो, लोगों की आमदनी बढ़ती हो, राज्य की जीडीपी बढ़ती हो। ये देश पर भी लागू होती है, देश के हर राज्य पर लागू होती है।
राजस्थान की जीडीपी बढ़ी ना, 9 लाख करोड़ से ऊपर थी तो 15.5 लाख करोड़ हो गई। कोई टैक्स नहीं लगाया, राजस्व बढ़ा है। 6% बढ़ना राजस्व छोटी बात नहीं है। सरकारी नौकरियां दी हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आई है। 1.5 लाख तो सरकारी भर्ती हुई है, 4 लाख रोजगार कायम हुए, इसको मिलाकर बाकी निजी क्षेत्र में हुए। तो ये कार्य है जो आपके सामने है। तो बीजेपी ने कहा है कल अपने घोषणा पत्र में कि $350 बिलियन की जीडीपी राजस्थान की करेगी। यही कारण है। देश की जीडीपी कितनी है क्योंकि जिक्र उन्होंने किया, उनको याद दिलाना भी जरूरी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, देश बढ़ना चाहिए। पहले भी देश सोया हुआ नहीं था, देश मजबूत था। इनके प्रकट होने से पहले परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति सब बन चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार $2 ट्रिलियन की भारत की जीडीपी छोड़ के गई थी। कैसे हुई थी? उनको क्या मिला था? ये नहीं कि पहले कोई काम नहीं हुआ, हम ये कभी नहीं कहते, पर $480 बिलियन की भारत की जीडीपी थी 2004 में। आपको शायद जानना जरूरी है, आप इसे बहुत लोग जानते भी हैं। मैंने पहले भी यहां कुछ बरस पहले इसका जिक्र किया था। दुनिया में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। उनको अपनी जीडीपी को दुगना करने में 12 बरस लगे थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति अमेरिका में 1940 के दशक में आई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मास प्रोडक्शन लाइन बनी थी, उनको भी 12 बरस लगे। विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। प्रथम राष्ट्र जिसने 1 दशक में अपनी जीडीपी को दुगना किया वो देश था जिसके लिए कोई मार्शल प्लान नहीं थी, जिस पे परमाणु बम गिराए गए थे, जापान। उसके बाद दूसरा देश भी एशिया का देश था, साउथ कोरिया। तीन गुना जीडीपी करने वाला पहला देश चीन बना। और 1 दशक के अंदर प्रथम औद्योगिक क्रांति से लेकर आज की तारीख तक कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, भारतवर्ष बना, हिंदुस्तान बना 480 बिलियन से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये तथ्य इसको कोई नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता। अब ये 10 साल होने वाले हैं इनका। अभी तो राजस्थान की बात हो जाएगी, बीजेपी से हिसाब अब 10 साल का मांगा जाएगा और वो हिसाब देश की जनता लेगी। प्रधानमंत्री जी को इस बात पे थोड़ा आगाह कर रहा हूं। थोड़े महीने के बाद बड़ा चुनाव भी होगा, उसमें ये सवाल जवाब होंगे, हिसाब मांगेंगे। जैसा मैंने कहा कि प्रचार गर्म हो रहा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर प्रचार में बहुत बातें कही गई। प्रजातंत्र के अंदर मतभेद रहते हैं, बीजेपी ने उनको मनभेद बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में केवल आरोप और कटुता नहीं होनी चाहिए। हमारी विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम आपकी विचारधारा का विरोध करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अगर अलग अलग विचार नहीं होंगे तो संसदीय प्रणाली और प्रजातंत्र हिंदुस्तान में नहीं रह पाता।
पर जितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास शासन है, सारी एजेंसीज, देश की व्यवस्था पे पूर्ण कब्जा, तमाम एजेंसीज साथ साथ काम करती है। चुनाव के वक्त सारी बातें याद आती हैं। कभी सुना जो काफी लोग जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, दूसरे लोग निरंतर जिनकी आरती उतारते थे कि देश के किस किस राज्य का बताऊं, ये महाराष्ट्र से आते हैं, इनके यहाँ भी कई लोग थे, आसाम में भी थे, बंगाल में भी हैं, आंध्रा में है, पूरे देश में हर राज्य की मैं सूची हम जारी कर देते हैं। ईडी कई लोग गिरफ्तार भी हुए। प्रधानमंत्री ने स्वयं गंभीर आरोप लगाए, डर गए, कुछ सच होगा कुछ गलत होगा मैं उसमें नहीं जाता। वो मन बदल के दूसरी तरफ चले गए, लकीर गए, बीजेपी के साथ हो गए, या दल तोड़ के बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। वो सबका गंगा स्नान हो गया, सब साधु सन्यासी सब ठीक हो गए, भूल गए सब लोग। मैं कहूंगा अपने सहयोगियों से कि वो सूची जारी करें, उनसे सवाल पूछे जो सब उनके यहाँ सहयोगी बन गए। अब सब लोग घर में वॉशिंग मशीन रखते हैं। अब तो बड़े बड़े शहरों में जाओ दुनिया के, हर आदमी तो वहां जाता है, छात्र पढ़ते हैं और है, वो तो नहीं घर में छात्रालय में छात्र निवास में मशीनें लगा सकते हैं। तो लॉन्ड्रेट कहते हैं, बड़ी मशीन होती है जिसमें लोग अपना कपड़ा छोड़ आते हैं धुलवाने। बीजेपी ने नेशनल लॉन्ड्रेट खोली हुई, जितना ये सब के सब जिनको ये कहते थे कि भ्रष्ट हैं, चोर हैं, जिन पे आरोप है, उन सबको इन्होंने जो अपना राष्ट्रीय एक प्रोजेक्ट है उस लॉन्ड्रेट में डालते हैं, दूसरी तरफ निकाल के उनके गले में माला डालते हैं, कहते हैं कि आ गए हमारे साथी लोग। तो एक तो ये आरोप की बातें जरा बंद कर दें, यहाँ की सरकार पर आरोप लगा। दूसरी बात, इससे मुझे दुख लगा, प्रजातंत्र में धमकी नहीं दी जाती, मत पड़ता, जनता तय करती, और जो बड़े पद पर हो वहीं उतनी ही गंभीरता और शालीनता की परिधि में रहना आवश्यक हो जाता। तो हम कोई सीमा पर युद्ध हो रहा है कोई कि वोटिंग मशीन का ईवीएम का बटन ऐसे दबाओ कि हमको फांसी दे दो। फांसी कहां से आ गई? ये कहो कि हरा दो, मत ना दो, फांसी दे दो, वो भी प्रधानमंत्री बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी अगली बार आप आए राजस्थान में, खेद व्यक्त करें, ये शब्द वापस लें। अच्छा नहीं, एक अच्छी परंपरा नहीं, एक अच्छी रिवायत कायम नहीं काम कर रहे। तीसरी बात दंगाइयों की, इस राज्य में राजस्थान में दंगे हुए, कर्फ्यू लगता है, अत्याचार महिलाओं पर। पहली बात, कोई भी जो राजनीतिक जीवन में है, समाज सेवा में है, सार्वजनिक जीवन में है, हर व्यक्ति का चिंतित होना स्वाभाविक है। जब अगर हमारे समाज में कुकृत्य होते हैं, अपराध होते हैं, हमारी बच्चियों बहनों पर अत्याचार होते हैं, पर ये तू मैं की बात नहीं है। अगर चुनाव में उसका इस्तेमाल करना है तो आज वोट मध्य प्रदेश में पड़ रहा है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट उठाकर पढ़ लें। हिंदुस्तान में शिरोमणि, अच्छे शब्द है शिरोमणि, पर सबसे पहला प्रथम पंक्ति में कौन खड़ा है? मध्य प्रदेश। देश की बाकी जगह हो रहा है, देश की राजधानी में हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी किस पे है? तो पूरे समाज को सोचना। फिर अब दंगों की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। मेरा सीधा प्रश्न है, दंगाई कौन है? दंगे कौन करवाता है? किस संगठन के पदाधिकारी हैं? जिन दलों को वो अलग अलग सेनाएं बनी हैं, वो किसके लिए काम करते हैं? सबको मालूम।
तो अगर दंगा कराओगे तो शासन, प्रशासन, पुलिस अपना काम करेगी ना, या वो भी ना करे? तो कृपा करके इस आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो अपना प्रचार करे, इन चीजों को जो हमने कही है मद्देनजर रखें। और अंत में इस देश की संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत बीजेपी और इनके सहयोगी दलों की बपौती नहीं। बहुत बड़ा देश है। 63% भारत के लोगों ने 2019 में भी मोदी जी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। वो भी उतने ही भारतवासी, उतने ही राष्ट्रभक्त, उतने ही भारत की संस्कृति के, भारत के जो हमारी रीति रिवाज है उसके संरक्षक। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी बात को विराम देता हूं। हमारे साथी विस्तार से जो कुछ चीजें आवश्यक होंगी उस पर एक प्रेस विज्ञप्ति आपको भेज दूं। जयराम जी, मेरा 2 सवाल है। मेरा नाम आनंद शर्मा है। आप सुबह सुबह क्या भगवान राम का नाम लो, ऊपर कैसा नाम? अभिवादन कर रहे हैं जयराम जी की, अकेडमी करते हैं पार्लियामेंट में। आनंद जी, मेरा 2 सवाल है। करिए, एक सवाल, पहले एक सवाल। और जयराम जी का सवाल मैंने उठाए थे कांग्रेस जो 7 गारंटी दे रहे थे, राम ठाकुर जी ने जो कांग्रेस जो 7 गारंटी जो दे रही है, तो हिमाचल प्रदेश में यही 7 गारंटी लेके सत्ता तो पा ली, पर अभी तक पूरी नहीं हुआ। तो जनता को बगलाने का काम किस तरीके से कांग्रेस करती है, ये मैं कहने आया हूँ राजस्थान। अच्छा, ठीक, मैं समझ गया। और दूसरा सवाल नहीं, एक ही सुनता हूँ पहले, ये मेरा नियम है, एक व्यक्ति को एक सवाल कर। देखिए, हिमाचल में, कर्नाटक में हमने गारंटीज दी हैं, उन गारंटीज को पूरा किया है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम हमने कहा था, हमने लागू कर दी। 3 लाख जो सरकारी कर्मचारी थे वो लाभान्वित हुए हैं। वो पूरा ब्यौरा हिमाचल सरकार उसको जारी कर चुकी है। 1500 रुपए जितनों ही क्वालिफाइड जिनको पहले नहीं मिलता था महिलाओं को पेंशन मिल रही है। बिजली के तमाम निर्देश जारी हो चुके हैं। मेरा प्रश्न जयराम ठाकुर जी से नहीं, केंद्र की सरकार से। अच्छा किया कि आप प्रचार में हमारे राज्य को याद करते। हिमाचल एक सीमावर्ती प्रांत है जिसका देश की रक्षा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। शायद ये याद कराना जरूरी होगा कि प्रतिशत में, परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सैनिक, फौजी हिमाचल से आते हैं। 3 लाख से ज्यादा एक्स सर्विस में रिटायर्ड फौजी हमारे यहां पर है। इस राज्य में कभी कोई देश को कष्ट देने का काम नहीं हुआ, जो बाकी बहुत सीमावर्ती राज्यों में हुआ। क्या हमको उसका, हमारा तो कर्तव्य है, ये नहीं कहते धन्यवाद करें, उसका कोई शाबाशी मिलनी चाहिए, सराहना नहीं तो सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। हिमाचल में आजादी के बाद की सबसे भयंकर आपदा आई। हजारों घर चले गए, हजारों लोग मर गए। क्या हिमाचल का अधिकार देश के साधनों पर नहीं है, देश के पैसे पर नहीं है? बीजेपी से सीधा सवाल है, हिमाचल को क्यों मदद नहीं की? उसको नेशनल कैलेमिटी क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? अगर गुजरात के अंदर कहीं खबर भी आ जाती है कि साइक्लोन आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है, तो पूरा देश पहुंच जाता है, पूरे देश के साधन लग जाते हैं। एक देश जो चीन के साथ सीमा पर खड़ा है, एक महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका है जिस प्रांत की, उसके साथ अन्याय किया गया। दोबारा आए जयराम ठाकुर, उनसे कहिएगा कि अपने केंद्रीय नेतृत्व से आनंद शर्मा जी के सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। यही सरकार ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया? राजस्थान भी बोला, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है,
मध्य प्रदेश है, देश के और हिस्से हैं जहाँ से महाराष्ट्र है, भारत की फौज में बहुत लोग आते हैं, नौजवान जाते हैं, हमारे बच्चे बेटे जाते हैं, अब तो बेटियां भी जाने लग गई। ये नई जो स्कीम लाए हैं उस पर चुप्पी क्यों है? अग्निवीर पे 4 साल के लिए कच्ची नौकरी, बाद में ना आर्मी की कैंटीन से राशन खरीद सकते हो, ना कोई उनको मेडिकल फैसिलिटीज हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। इसका जवाब कौन देगा? 21 साल की उम्र में 11 लाख रुपए लेके आएगा, उसमें से 5.5 लाख उसके अपनी पगार के कटे हुए, पहाड़ की तरह की जिंदगी सामने खड़ी है, तब क्या होगा? सोचा? पूछिए, अब आपके यहाँ भी जिले हैं जहां से भारी संख्या में भर्ती होती है, ये क्या बोल, क्योंकि ये सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? जो लोग फौज में रहे हैं उनको मालूम है कि एक गनर को ट्रेनिंग देने में ही ऐसे आजकल तो हथियार हैं, उसको समझना, उसका उपयोग करना, उसमें बरसों लगते हैं, 7 साल लगते हैं अच्छा गनर बनने का आर्टिलरी में। 4 साल में सब कुछ सिखा के बाहर कर दोगे फौज की? तो ये कुछ बातें हैं। आपका धन्यवाद, आपने सवाल किया। दूसरा सवाल जेपी नड्डा ने कल यहाँ पर कहा कि एक्शन लेती है जहाँ पर गड़बड़ी होती है और जो आरोपी होता है वो उसको निर्दोष बताता है। जी बिल्कुल ठीक है, कानून तो यही कहता है, आरोपी अपने आप को निर्दोष कहता है और हर आरोपी को निर्दोष समझा जाता है। यही नेचुरल जस्टिस कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है कानून कहता है, जब तक आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता, जिसपे शंका का दायरा भी नहीं होना चाहिए, एक शंका उसका कहीं पे छाया भी नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है। तो नड्डा जी ये भी बता दे कि जिनको सूची इन्होंने जारी करी थी और अब गले लगा दिया, माला पहना दी, उनको निर्दोष किसने कह दिया? वही तो मैंने अभी जिक्र किया। आपने कहा बीजेपी में बिखराव है, प्रचार के 6 दिन बचे हैं, राजस्थान के जो नेता हैं वो एक मंच पर सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के साथ तो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा नजर नहीं आ रहे। नजर आ रहे हैं अपने अपने इलाके में, वहां भी तो चुनाव है ना, कोई एक ही जगह पे थोड़े चुनाव होता है जहाँ केंद्रीय नेता आता है सारे इकट्ठे हो जाओ केवल, बाकी जगह भी तो चुनाव है ना। कितना बड़ा राज्य है, कितनी आपकी डिविजन्स हैं, किसी ने कहा तो बताओ। आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप में बनेगी, वो हमारी परंपरा है। विधायक दल तो प्रजातांत्रिक संगठन है, विधायक दल बैठेगा, हमेशा होता है, वो तो विधायक आज कौन है, किसके नेतृत्व की हमने बात की है? बीजेपी से का चेहरा कौन है, मुझे बता दीजिए। बीजेपी का कौन चेहरा है? प्रधानमंत्री मोदी जी। वो कह रहे हैं ना मैं अपने नाम पे वोट मांगता हूँ, इसलिए। सर, सनातन धर्म के आधार पर वोट मांगने की रवायत शुरू कर दी जा रही है विपक्ष के द्वारा, और हिंदुत्व को दोबारा राम भक्त वोट से दी जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो सनातन धर्म और हिंदुत्व एक नहीं, अलग अलग विचारधारा सोच है जो 1925 से पैदा हुई। पहला, जहां तक सनातन धर्म है, ये भगवान श्री राम है, क्या जब स्थापित हुआ था सनातन धर्म, तो उसमें कहीं किसी वेद पुराण में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनेगा? कहीं लिखा है? या बीजेपी की स्थापना कहीं राम मंदिर में 2000 साल पहले हुई हो? ये हुआ है क्या? ये धर्म, संस्कृति, हमारी धरोहर, कृपा करके उसको राजनीति से दूर रखें। जैसा मैंने कहा, इनकी बपौती नहीं है। मैंने छोटा शब्द नहीं किया, मैंने कहा राज्यों के चुनाव है, जब राष्ट्रीय चुनाव होगा, क्योंकि बड़ा है ना पूरे। देखिए, 5 राज्य और 30 राज्यों में कोई बड़ा छोटा कौन होगा? आगे बोलिए। जब बड़ा चुनाव आएगा तो क्या मांगा जाएगा? क्या पार्टी का फोकस मेन बड़े चुनाव पर ही है कांग्रेस पर?
अभी तो राज्य पे है। ये घोषणा पत्र राष्ट्रीय चुनाव का है। 7 गारंटी राजस्थान की दी है, देश की तो अभी बाद में आएंगी। धन्यवाद। ये आनंद जी, मेरा सवाल- पर न दूसरा तो कभी भी नहीं लेता हूँ, बाद में आके पैसा तो पूरा तो- मैं कभी दूसरा नहीं लेता। जवाब दे दिया। आप बोलिए। सर, आपने बोला सीएम के अशोक गहलोत है, क्या सचिन पायलट सीएम के इसके ऊपर नहीं देखते आप? देखिए, वो तो सामूहिक हमारा नेतृत्व लड़ ही रहा है ना। मुख्यमंत्री आज कौन है? मुख्यमंत्री को हटा के चुनाव लड़ रही है क्या कांग्रेस पार्टी? जिन्होंने 5 साल सरकार का नेतृत्व किया है, उसी सरकार की उपलब्धि की तो हम बात कर रहे हैं, उसी सरकार की गारंटी की बात कर रहे हैं, पार्टी की गारंटी की बात कर रहे हैं। पर ये तो हम तय करेंगे ना। ये तो हमारे सचिन पायलट क्या कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रहे, वोट नहीं मांग रहे, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सचिन पायलट भी इतने महत्वपूर्ण है, भविष्य भी है, नौजवान है। कांग्रेस पार्टी में तो सबको समावेशी सोच है हमारे लिए तो सब काम कर रहे हैं। हमारे सचिव नेता हैं। बीजेपी का क्या हाल है, मैंने उसका जिक्र किया, उनसे सवाल करें। लास्ट क्वेश्चन। मेरा ले लो या आनंद जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? नियम होता है। सर, इसमें ये इतना सारे लोग बोलता है प्रीवीज पॉलिसी दे रहे हैं, अभी और जाने दे रहे हैं वगैरह, लोगों को एक तरफ से ओवरडोज ऑफ प्रीवीज लग रही है, क्योंकि इतना सारे प्रीवीज कैसे करेगा वोट में लाने के बाद भी। इसके बारे में आप इसको फ्रीडीज नहीं कहते, ये वेलफेयर का कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं अंग्रेजी में। थोड़े भैया, अरे कृपा कर जवाब दे रहा हूं। मोदी जी घोषणा करते हैं बार बार, किसान को 2000 रुपए देना, किसान सम्मान निधि करना, निरंतर अलग अलग घोषणाएं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार के अधिकार है, वो अपनी बात कहते हैं, और दूसरे कहते हैं वो फ्रीबीज और रेवड़ी हो जाती है। मोदी जी ये शब्द भी वापिस कर दें। धन्यवाद। थैंक यू। बीजेपी ये कहती है कि जहाँ तक DFI को बैन नहीं किया गया और कानून तोड़े गए, उसकी करके राजनीति कांग्रेस करती बीजेपी की चुनाव के वक्त में सब चीजें ये याद आ जाती। बीजेपी के पास और कुछ है नहीं समाज में, सिर्फ लकीर खींचने का। यहाँ कौन सी चुनौती है, उनके पीछे कौन है? मैंने कहा, आप पत्रकार हैं, जितने दंगे हुए हैं, यहाँ हुए हैं, बाजू में हुए हैं, पड़ोस के राज्य में हुए हैं, दंगाइयों की सूची निकाल लें। मास लिंचिंग किसने करी है? तो मैनिफेस्टो में भी कई आगे की धमकी देते थे, तो उस बात को आप रहने दें। किसकी सोच है? अपना काम बताओ, आगे का रास्ता बताओ, अपनी नीति बताओ। तो बीजेपी को एक चीज स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं, हम उस सोच विचारधारा के हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए त्याग किया, कुर्बानियां दी, बरसों बरसों अंग्रेजों की जेलों में रहे, फांसी पर चढ़े, और आजादी के बाद भी हिंसा और आतंक का शिकार हुए। प्रथम हत्या तो राष्ट्रपिता की हुई थी, महात्मा गांधी की, पर उसके बाद 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। हम चाहते हैं इन सबको प्रभु सुरक्षित रखे, पर यह गलत बयान करना बंद कर दें। हमारी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण उनसे कहीं बहुत ज्यादा है और इतिहास के पन्नों पर अंकित है। धन्यवाद। आनंद जी सर, हो गया सर, अंता के अंदर भाजपा के नेता कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए किसी से जा सकते हैं, वहीं पे कांग्रेस के जो दूसरी जगह भी है, वहां भी आरोप प्रत्यारोप का आरोप बनेगा। देखिए, ये तो प्रश्न नहीं हुआ है, तो बीजेपी की आप धमकी बता रहे हैं। मैं कहूंगा भाई धमकाओ मत,